पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और योद्धाओं का नाम सुनते ही राजपूतों की रगों में खून दौड़ने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उन योद्धाओं ने राजपूतों को आसमान तक पहुंचाया है। इनकी वजह से आज राजपूत समाज में अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं। लोग अपने आप को राजपूत होना गर्वनीयत महसूस करते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये वीर राजपूत कहाँ से आए? राजपूत जाति का इतिहास क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, राजपूत कहाँ से आए थे, इसे लेकर हमेशा इतिहासकारों में एक बड़ी बहस हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि वो भारत में ही रहने वाले क्षत्रिय थे, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग बाहर किसी देश से आए थे और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। खैर, इस बहस का अभी कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन हमें इतना तो जरूर मालूम है कि राजपूतों का इतिहास हम गुप्त साम्राज्य से ट्रेस कर सकते हैं। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि इस समय फिर चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो या फिर मेडिसिन, सभी फील्ड में भारत में तेजी से तरक्की हो रही थी। इसके साथ साथ इस समय भारत रोम और चीन जैसे बड़े बड़े देशों से भी व्यापार कर रहा था। गुप्त काल के समय ही हंस ने भारत पे हमला किया था, जो कि उस वक्त सेंट्रल एशिया से लेकर चीन तक में कहर मचा रहे थे। इसी का परिणाम रहा कुछ वक्त के लिए नॉर्थ इंडिया का ज्यादातर इलाका एल्कोन हंस के अंडर आ गया था। उन्होंने गुप्त साम्राज्य को नॉर्थ ईस्ट तक धकेल दिया और फिर वो लोग खुद भी लक्ष्मी, विष्णु और शिव जैसे भारतीय देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन फिर गुप्त काल के ही छोटे छोटे राज्यों में आपस में इकट्ठा होना शुरू कर दिया और फिर यशोधर्मा नाम के राजा ने हंस को हराकर ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके 100 साल बाद भी हंस लगातार इन इलाकों पर हमला कर रहे थे। लेकिन 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन ने फिर से भारत में एक पावरफुल और स्टेबल एम्पायर बनाया। लेकिन इसके बाद भी खून खराबा होता रहा। हर सदी में कई लड़ाइयां हुई और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि किसी समय शतरंज का भी आविष्कार भारत में हुआ, क्योंकि हमारे चारों तरफ जंग चल रही थी। इसके बाद जब धीरे धीरे सब कुछ संभलने लगा, हालात काबू में आने लगे और लोकल लीडर साथ आए, तो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी बनी, जो भी बड़े बड़े वॉरियर क्लैन से मिलकर बनाई गई थी। कहा जाता है कि राजपूत इस गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी से डायरेक्टली रिलेटेड थे और इस डायनेस्टी ने भारत के पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट पर उस वक्त अपना कब्जा जमाया हुआ था। गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य के समय उनके कई बड़े राइवल्स थे, जहां साउथ की तरफ से राष्ट्रकूट, ईस्ट के 8 तरफ से पाल और वेस्ट की तरफ से कई सारे टर्की लीडर्स भी इन पर नजरें बनाए हुए थे। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में ही राष्ट्रकूट और प्रतिहार साम्राज्य के बीच एक भीषण युद्ध भी हुआ था, जिसमें प्रतिहारों की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने अपनी राजधानी तो बचा ली थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आने वाले सालों में गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी की एकता खत्म होने लगी और सभी लोकल राजाओं ने धीरे धीरे खुद के राज्य को इंडिपेंडेंटली चलाना शुरू कर दिया। 10वीं शताब्दी के आखिर तक अलग अलग राजपूत क्लैंस के हाथ में भारत के अलग अलग हिस्से थे, लेकिन राजदूतों का गढ़ राजपूताना को ही माना गया, जो कि आज राजस्थान का इलाका है। और यहीं से फिर उन्होंने गुजरात और बाद में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाने वाला पूरा इलाके को कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि वो अपनी पब्लिक को काफी इंडिपेंडेंस देते थे, जैसे कि वो बिल्कुल भी इकोनॉमिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करते थे। उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को फॉलो किया था, जिसमें एक जागीरदार को काफी सारी जमीन दी जाती है, फिर उसी जमीन को वो जागीरदार बाकी किसानों को देता है और फिर उससे जो पूरा टैक्स जाता है उसका एक पोर्शन राजा के पास जाया करता था, जिससे कि मिलिट्री और डिफेंस के लिए फंड का इंतजाम होता था। इसके साथ साथ इस समय कोई सेंट्रल कोर्ट भी नहीं थे, बल्कि लगभग सभी कानून मामलों में फैसले लोकल लीडर्स लिया करते थे, जिसके कारण उस इलाके की मान्यताओं का भी ख्याल रखा जाता था। और राजपूत राजाओं को जनता की तरफ से कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता था। राजपूत औरतों को भी उनके सोसाइटी में उनका काफी सम्मान था। न सिर्फ उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था, बल्कि साथ ही उन्हें शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी, ताकि अगर युद्ध की स्थिति पड़े तो वो अपना बचाव कर सके। यहाँ पे रानी दुर्गावती की भी कहानी मिलती है, जिन्होंने अपने पति की मौत के बाद हाथी पर बैठकर उनकी सेना और एक जंग के मैदान पर लीड किया था। राजपूत साहब साम्राज्य इसलिए भी अलग था दोस्तों, क्योंकि वो लोग सिर्फ जमीन या फिर दौलत के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए भी लड़ते थे। एक कहानी इससे जुड़ी है कि जब एक राजपूत राजा ने किसी किले को घेर लिया था, तो काफी दिन इंतजार करने के बाद उन्हें समझ आया कि अब किले के अंदर का खाना और पानी खत्म होने लगा है। ऐसे में इसका फायदा उठाने के बजाय उस राजा ने किले में ये कहते हुए खाना भेज दिया कि वो किसी भूखे दुश्मन से नहीं लड़ना चाहते। इसके साथ साथ राजपूतों ने उस वक्त के सिंध में बसे अरब व्यापारियों के साथ भी ट्रेड रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश की थी और भारत की तरफ से मसाले, हीरे मोती को बाहर भेजा जाता था और दूसरी तरफ से राजपूत क्लेश जंग में इस्तेमाल होने वाले घोड़े भी बाहर से खरीदते थे। 11वीं शताब्दी के दौरान गजनवी एम्पायर तेजी से फैल रहा था, जिसे मालवा के भोज ने अगली एक सदी तक भारत में फैलने से रोका। लेकिन इस वक्त तक राजदूत क्लैंस के बीच भी इतने युद्ध हो रहे थे कि ये सब एक साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर गजनवी साम्राज्य के बाद के घुरिड साम्राज्य ने भारत पर हमले करने शुरू किए और ये वही मोहम्मद गौरी वाला साम्राज्य था। जब पहली बार मोहम्मद गौरी और राजदूत क्लैंस का सामना हुआ, तो वही उसके खिलाफ एक होकर लड़े थे, जिस वजह से 1191 में उसे वहाँ से घायल होकर भागना पड़ा था। लेकिन अगले ही साल जब
जब वो 1 दिसंबर को 2 लाख की फौज, जिसमें एक बड़ी कैलरी यूनिट भी थी, उसकी वजह से वो अगली लड़ाई जीत गए। लेकिन फिर मोहम्मद गौरी को मार दिया गया और यह एम्पायर भी टूटकर दिल्ली सल्तनत में बदल गया, जिसमें तुगलक से लेकर खिलजी तक कई राजा हुए। दिल्ली सल्तनत के ज्यादातर राजा 200 मंगोल साम्राज्य के साथ लड़ने नहीं दिया, लेकिन जब खिलजी ने फाइनली मंगोलों की समस्या को निपटा दिया, तब वो राजपूत क्लैंस पर भी हमला करने लगा और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद बाबर ने आकर दिल्ली सल्तनत को खत्म किया और भारत में नए मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य और राजपूतों में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन अकबर के समय में राजपूतों और मुगलों के रिश्तों में बहुत सुधार देखा गया था। न सिर्फ अकबर को सभी ने अपना राजा मान लिया था, बल्कि मुगलों के कोर्ट्स में हायर पोजीशन एक्वायर करने लग गए और फिर औरंगजेब के वक्त तक कई राजपूत लोग मुगलों की सेनाओं के सेनापति भी रहे। लेकिन औरंगजेब की क्रूरता और महाराष्ट्र से उठते मराठा साम्राज्य के उदय को देखते हुए धीरे धीरे राजपूत उनके साथ हो गए। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह बिखर गया। हैदराबाद, बंगाल सभी ने खुद को आजाद घोषित कर दिया और वहीं दूसरी तरफ मराठों ने तेजी से भारत में अपना शासन जमा लिया। भारत में मराठा शासन बढ़ने के साथ साथ डिसेंट्रलाइज भी होने लगी थी, यानी कोई एक राजा नहीं रहा और बहुत सारे अलग अलग चीज, चाहे फिर वो होलकर हो या फिर सिंधिया, सभी ने अपने राज्य बना लिए। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, जो उस समय के एक डोमिनेट पावर बना रहे थे। उन्होंने इस वक्त राजपूतों को भी कन्विंस कर लिया कि वो मराठों का साथ ना दे। फिर इसी बीच 3 एंग्लो मराठा वार्स हुई, जिससे ब्रिटिशर्स और भी ज्यादा मजबूत हो गए। ब्रिटिश इंडिया के अंदर राजपूत राजाओं ने क्वीन को सॉवरेन मान लिया था, लेकिन अपने इलाकों को वो भी अभी भी इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करते थे, जिसमें कई राजा ऐसे भी थे जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपनी सीक्रेट डोनेशन से बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत जब आजाद हो गया था और अब उसे एक करने का सवाल था, और तब 22 अलग अलग राजपूत क्लैंस ने अपने राज्यों को आपस में मिलाया और मॉडर्न राजस्थान का जन्म हुआ। और आज भी राजपूत लोग इस देश में अपना योगदान दे रहे हैं, फिर चाहे वो सेना में सर्वोच्च बलिदान देने की मांग हो या फिर भारत की कल्चर को आगे लेकर जाना हो। राजपूत आपको आज हर एक फील्ड में नजर आ जाएंगे और उनकी हिस्ट्री के कारण आज भी आप उनमें बहादुरी देखेंगे।